जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर, मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस BR, गवई पर जूता फेंकने अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया AGI R वेंकटरमणी ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दे दी है। जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से चुंबर साहब ने आपको बता ही दिया है। यह प्रेस विज्ञप्ति बहुजन समाज पार्टी बसपा की ओर से जारी की गई है, जिसमें पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित एक सफल कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कार्यकर्ताओं से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार रहने और संगठन के शेष कार्यों को तुरंत पूरा करने का आह्वान किया है। विज्ञप्ति में बसपा को जन कल्याणकारी सोच वाली एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी बताया गया है, जो पूंजीपतियों के सहारे नहीं चलती बल्कि गरीबों और बहुजन समाज के संवैधानिक हितों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। इसमें विपक्षी पार्टियों, खासकर समाजवादी पार्टी सपा पर सरकारी बसों के उपयोग के बारे में झूठे आरोप लगाने और बसपा सरकार द्वारा बनाए गए स्मारकों के प्रति राजनीतिक दुर्भावना रखने का आरोप लगाया गया है। अंत में मायावती ने पार्टी को मजबूत बनाने और राजनीतिक सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए आर्थिक सहयोग जारी रखने की अपील की है तथा उत्तराखंड के पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। नमस्कार। आज हमारे सामने बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की तरफ से 16 अक्टूबर 2025 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति है। जी। ये लखनऊ में जो उनका हाल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और जो आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर पार्टी क्या सोच रही है, क्या रणनीति है, उस पर है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण रिलीज लगती है, खासकर टाइमिंग को देखते हुए। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस विज्ञप्ति के जरिए जो पार्टी के मुख्य संदेश है उनको समझे। जी। खास तौर पर जो 9 अक्टूबर को मान्यवर श्री कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस था, हाँ। उस पर जो आयोजन हुआ, उसके बाद अब पार्टी की दिशा क्या दिख रही है। सही बात है। कांशीराम जी की विरासत और भविष्य की रणनीति दोनों का संगम है शायद ये। हाँ, तो चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। जी जरूर। विज्ञप्ति की शुरुआत होती है 9 अक्टूबर के आयोजन से लखनऊ में मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल पर। हाँ। जो यूपी राज्य स्तरीय महाआयोजन हुआ उसकी ऐतिहासिक सफलता का जिक्र है और पार्टी अपने सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों सबको बधाई और आभार दे रही है। हाँ, ये तो स्वाभाविक है किसी भी सफल कार्यक्रम के बाद, लेकिन इसमें कांशीराम जी का जिक्र अहम है। हाँ, ये आयोजन उनके परिनिर्वाण दिवस पर ही था। पार्टी के संस्थापक। जी हाँ, और विज्ञप्ति में उन्हें सिर्फ संस्थापक नहीं बल्कि जन्मदाता एवं संस्थापक कहा गया है। ये शब्द अहम है। अच्छा, जन्मदाता। हाँ, ये उनकी भूमिका को और गहरा और मौलिक बताता है। और उनकी पुण्यतिथि का स्मरण, ये सिर्फ आप कह सकते हैं एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं है। तो फिर क्या है ये पार्टी के लिए अपने समर्थकों को एकजुट करने का, उनमें जोश भरने का और पार्टी की जो मूल विचारधारा है उसे फिर से ताज़ा करने का एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक अवसर है। मतलब सिर्फ याद करना नहीं बल्कि उससे ऊर्जा लेना। बिल्कुल, ये उनकी पहचान का, उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु है। सही कहा। और इसी ऊर्जा को, इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए विज्ञप्ति सीधे आती है आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर। हाँ, फौरन, कोई समय नहीं गवाया। हाँ, पार्टी सदस्यों से अपील है कि वो पूरी तरह से, मतलब तन मन धन, जी, चुनाव की तैयारी में जुट जाए। तन मन धन, ये भी अपने आप में काफी कुछ कहता है। पूरी तरह समर्पण। हाँ, और आयोजन के तुरंत बाद इसे मुख्य लक्ष्य बताना ये साफ करता है कि पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है। बिल्कुल, और इसी लक्ष्य को दर्शाने के लिए वो एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी। हाँ, ये मैंने भी नोट किया है, मास्टर चाबी। सुनने में तो बड़ा आकर्षक है। आकर्षक तो है ही, लेकिन ये सिर्फ नारा नहीं है। ये BSP का जो मूल दर्शन है। क्या है वो? कि राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर, वही असल में सामाजिक न्याय और बराबरी हासिल करने का असली जरिया है। अच्छा। विज्ञप्ति में आगे इसे बाबा साहब अंबेडकर के सपने से जोड़ा गया है, लेने वाले से देने वाला समाज बनाना। लेने वाले से देने वाला समाज। हाँ, वंचितों को इतना सशक्त करना कि वो दूसरों पर निर्भर ना रहें बल्कि समाज को देने की स्थिति में आए। तो ये मास्टर चाबी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि उस सत्ता से वंचितों, शोषितों को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए है। कम से कम दावा यही है। समझी। तो ये मास्टर चाबी उनके लिए एक तरह से सामाजिक
परिवर्तन का प्रतीक है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, इसी चुनावी तैयारी से जुड़ा एक और पहलू है संगठन। जी बिल्कुल। विज्ञप्ति में निर्देश है कि पार्टी संगठन के गठन से जुड़े जो भी काम बाकी हैं उन्हें फौरन, मतलब बिना किसी देरी के पूरा किया जाए। ये कितना जरूरी है पार्टी के लिए? ये उनके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, बीएसपी की राजनीति हमेशा से कैडर आधारित रही है। कैडर आधारित मतलब उनकी असली ताकत जमीनी स्तर पर उनके संगठित कार्यकर्ताओं में है। उन पार्टियों की तुलना में जो शायद मीडिया पर या बड़े नेताओं के करिश्मे पर ज्यादा निर्भर करती हैं। हाँ। बीएसपी का जोर हमेशा अपने संगठन पर रहा है। तो चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करना, उसे बिल्कुल तैयार रखना, ये उनकी रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ये दिखाता है कि वो अपनी पारंपरिक ताकत पर ही भरोसा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये संगठनात्मक मजबूती उनकी जो खास पहचान है, उनकी विचारधारा है, उसे भी दर्शाती है। विज्ञप्ति में इस पर भी जोर है। वो खुद को दूसरी पार्टियों से अलग कैसे दिखाते हैं? हाँ, वो काफी साफ तौर पर कहते हैं। विज्ञप्ति में लिखा है कि बीएसपी बड़े पूंजीपतियों या धन्ना सेठों के इशारे पर नहीं चलती। वो खुद को सिर्फ मुनाफा कमाने वाली पूंजीवादी पार्टी नहीं मानते। तो क्या मानते हैं? वो अपनी पहचान बताते हैं जन कल्याणकारी सोच की एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी। अम्बेडकरवादी पार्टी, ये शब्द महत्वपूर्ण है। क्या आप इसे थोड़ा और साफ कर सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए? जरूर। देखिए, जब बीएसपी खुद को अम्बेडकरवादी कहती है तो इसका मतलब है कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो विचार हैं, उनका जो दर्शन है जी, उसे अपनी राजनीति का आधार मानती है। इसमें मुख्य रूप से सामाजिक न्याय है, जातिगत भेदभाव को खत्म करना है, हाँ, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना और एक बराबरी पर आधारित समाज बनाना, ये सब शामिल है। अच्छा। और विज्ञप्ति इसी बात को आगे बढ़ाती है। वो कहती है कि पार्टी सर्व समाज के करोड़ों गरीबों, खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों, जिन्हें वो एक साथ बहुजन समाज कहते हैं, हाँ, बहुजन समाज, उनके हितों, उनके कल्याण और उनके जानमाल व मजहब आदि की सुरक्षा का संवैधानिक हक दिलाने के लिए पूरी ईमानदारी से समर्पित है। और इस दावे को मजबूत करने के लिए वो क्या कहते हैं? कोई उदाहरण? हाँ, वो यूपी में जो उनकी 4 बार सरकारें रहीं, उनका उदाहरण देते हैं। अच्छा। विज्ञप्ति में दावा है कि उनके शासनकाल में ही इन वर्गों की सुरक्षा पहली बार गारंटी के साथ सुनिश्चित हुई। ये तो बड़ा दावा है। हाँ, ये बड़ा दावा है और जाहिर है राजनीतिक विरोधी इसे चुनौती देंगे, लेकिन यह दिखाता है कि पार्टी अपनी छवि कैसे बनाना चाहती है, वंचितों के रक्षक और एक प्रभावी प्रशासक के तौर पर। ये उनकी रणनीति की नींव है। इसी पहचान से जुड़ा एक और पहलू है पार्टी की फंडिंग। जी, ये भी दिलचस्प है। विज्ञप्ति कहती है कि बीएसपी किसी कॉरपोरेट वगैरह पे निर्भर नहीं है। हाँ, बल्कि ये जो करोड़ों गरीब हैं, शोषित, पीड़ित हैं, उनके खून पसीने के सहयोग से चलती है। जी, ये भाषा देखिए, खून पसीने का सहयोग, ये सीधा जुड़ाव बनाने की कोशिश है। और इसी सिलसिले में बहन मायावती जी का जो जन्मदिन होता है 15 जनवरी को, हाँ, उस दिन पार्टी को आर्थिक सहयोग देने की जो परंपरा है उसे जारी रखने की अपील भी की गई है। ये मॉडल कैसा लगता है आपको? ये उनकी उस बात को मजबूती देता है कि वो पूंजीपतियों पर निर्भर नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा नैरेटिव है जो उन्हें उनके आधार वर्ग से भावनात्मक रूप से जोड़ता है कि ये आपकी अपनी पार्टी है जो आपके ही छोटे छोटे सहयोग से चल रही है। ये उनकी विचारधारा के भी अनुकूल है, लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है। क्या? कि आज के समय में जहां चुनाव इतने महंगे हो गए हैं, क्या वाकई सिर्फ छोटे चंदों के सहारे एक बड़ी पार्टी असरदार तरीके से चुनाव लड़ सकती है? हाँ, ये व्यावहारिक सवाल तो है। विज्ञप्ति इस पर सीधे कुछ नहीं कहती, लेकिन वो अपने जन आधारित मॉडल पर ही जोर देती है। यानी विचारधारा और व्यावहारिकता में एक खिंचाव यहाँ दिख सकता है शायद। अच्छा, फंडिंग से आगे बढ़ते हैं। विज्ञप्ति पार्टी के शासन का जो लक्ष्य बताती है वो है सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति। जी, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक एमेंसिपेशन। और इसे सिर्फ वोट के स्वार्थ से नहीं जोड़ा गया है, बल्कि सेवा, समर्पण और ईमानदारी का नतीजा बताया गया है। बिल्कुल, ये उनके कामों को एक नैतिक आधार देने की कोशिश है। ये कहना कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करते, हमारा लक्ष्य बड़ा है, समाज को बदलना, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। ये समर्थकों के लिए भी एक प्रेरणा हो सकती है। हाँ बिल्कुल, कि वो सिर्फ एक राजनीतिक दल का नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां पार्टी अपने ऊपर लगे कुछ हालिया आरोपों का जवाब दे रही है। जी, पहला आरोप था 9 अक्टूबर के आयोजन में सरकारी बसों के इस्तेमाल का। हाँ, ये खबरों में था। इस पर विज्ञप्ति क्या कहती है? विज्ञप्ति इसका बहुत जोरदार खंडन करती है, साफ कहती है कि ये झूठ है। अच्छा, तो लोग कैसे आए थे? उनका कहना है कि लोग सरकारी बसों से नहीं आए,
बल्कि रेल से, प्राइवेट बसों से, अपने छोटे मोटे जो साधन थे उनसे, और यहां तक कि पैदल चलकर भी लखनऊ पहुंचे। पैदल भी? हाँ, ऐसा लिखा है। और खंडन का लहजा देखिए, काफी सख्त है। आरोपों को अनाप शनाप व बेतुकी बातें कहा गया है। और ये भी कि इनमें रत्ती भर भी सच्चाई व दम नहीं है। तो सिर्फ खंडन नहीं है बल्कि आलोचकों पर पलटवार भी है शायद। हाँ बिल्कुल है, और ये दिलचस्प है कि कैसे विज्ञप्ति में आलोचकों के लिए एक मुहावरा इस्तेमाल किया गया है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा, मतलब कि वो चिढ़कर ऐसा कह रहे हैं। हाँ, कि पार्टी मानती है कि ये आरोप विरोधियों की ईर्ष्या या बौखलाहट का नतीजा है। और इससे भी आगे जाकर क्या कहा है? इन आरोपों को विरोधियों की जातिवादी चाल, चरित्र, वो चेहरे का प्रमाण बताया गया है। जातिवादी? जी। और पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भी कह रही है कि ऐसे गलत आरोपों से सावधान रहें। तो ये सिर्फ एक सफाई नहीं है, ये तो एक तरह से अपने समर्थकों को संदेश है कि देखो, विरोधी हमारी कामयाबी से जलते हैं और हमें बदनाम करने के लिए जातिवादी तरीके अपना रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक क्लासिक राजनीतिक दाव है। कैसे? आप आलोचना को खारिज करते हैं और साथ ही उसे विरोधी की बदनीयती या उनके एजेंडे का हिस्सा बताकर अपने समर्थकों को और मजबूती से अपने साथ जोड़ते हैं। ये दिखाता है कि पार्टी अपने जमीनी समर्थन को लेकर कितनी संवेदनशील है। कोई भी ऐसा आरोप जो उसे कमजोर कर सकता है, उसे वो हल्के में नहीं लेगी। समझ गई। अच्छा, दूसरा मुद्दा जिस पर विज्ञप्ति बात करती है वो है लखनऊ में बीएसपी सरकार के बनवाए स्मारक और पार्क। हाँ, ये भी एक पुराना मुद्दा रहा है। इस पे क्या कहा गया है? यहाँ थोड़ी अलग रणनीति दिखती है। विज्ञप्ति पहले आरोप लगाती है पिछली समाजवादी पार्टी यानी सपा सरकार पर। क्या आरोप? कि उन्होंने जातिवादी द्वेष के कारण इन स्मारकों और पार्कों की उपेक्षा की, उनका रखरखाव ठीक से नहीं किया। हाँ। फिर वो बताती हैं कि बीएसपी ने लिखित में मांग की थी कि इन जगहों पर जो टिकट बिकते हैं, हाँ। उससे जो पैसा आता है, हाँ। उसे इन्हीं के रखरखाव पर खर्च किया जाए। और इस मांग का क्या हुआ? मानी गई? हाँ, यहीं पर एक दिलचस्प बात है। विज्ञप्ति मानती है कि उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है जी, उसने बीएसपी की ये मांग मान ली है। हाँ। ये दिखाता है कि पार्टी अपने जमीनी समर्थन को लेकर कितनी संवेदनशील है। कोई भी ऐसा आरोप जो उससे कमजोर कर सकता है, उसे वो हल्के में नहीं लेगी। समझ गई। अच्छा, दूसरा मुद्दा जिस पर विज्ञप्ति बात करती है वो है लखनऊ में बीएसपी सरकार के बनवाए स्मारक और पार्क। हाँ, ये भी एक पुराना मुद्दा रहा है। इस पर क्या कहा गया है? यहाँ थोड़ी अलग रणनीति दिखती है। विज्ञप्ति पहले आरोप लगाती है पिछली समाजवादी पार्टी यानी सपा सरकार पर। क्या आरोप? कि उन्होंने जातिवादी द्वेष के कारण इन स्मारकों और पार्कों की उपेक्षा की, उनका रखरखाव ठीक से नहीं किया। हाँ। फिर वो बताती हैं कि बीएसपी ने लिखित में मांग की थी कि इन जगहों पर जो टिकट बिकते हैं, हाँ। उससे जो पैसा आता है, हाँ। उसे इन्हीं के रखरखाव पर खर्च किया जाए। और इस मांग का क्या हुआ? मानी गई? हाँ, यहीं पर एक दिलचस्प बात है। विज्ञप्ति मानती है कि उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है जी, उसने बीएसपी की ये मांग मान ली है। हाँ। और इसके लिए विज्ञप्ति में वर्तमान सरकार का आभार भी व्यक्त किया गया है। ये तो काफी अलग बात है। एक तरफ सपा पर हमला, दूसरी तरफ मौजूदा सरकार को धन्यवाद। इसका क्या मतलब निकालें? ये एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल लगती है। बीएसपी यहाँ एक तीर से कई निशाने साध रही है। जैसे? पहला, वो अपने पुराने और मुख्य विरोधी सपा पर हमला जारी रखती है, उन पर दलित महापुरुषों के सम्मान स्थलों की उपेक्षा का आरोप लगाकर। ठीक है। दूसरा, वो वर्तमान सरकार को धन्यवाद देकर एक तरह की राजनीतिक सदाशयता या कह ले कि परिपक्वता दिखा रही है। ये शायद मौजूदा सरकार के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाए रखने या कम से कम टकराव से बचने की कोशिश हो सकती है। अच्छा। तीसरा, वो अपने समर्थकों को संदेश दे रही है कि देखो, पार्टी तुम्हारे हितों के लिए लड़ रही है और कामयाब भी हो रही है। और साथ ही विज्ञप्ति ये कहना भी नहीं भूलती कि सपा और कांग्रेस जैसी विरोधी पार्टियों को शायद ये बात अच्छी ना लगे,
क्योंकि उनमें ऐसी स्वस्थ राजनीतिक ईमानदारी दिखाने का साहस नहीं है। वाह, मतलब मौजूदा सत्ता के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत सधा हुआ कदम। जी बिल्कुल। लेकिन सपा पर हमला यहीं खत्म नहीं होता, विज्ञप्ति में और भी आरोप है उन पर। जी हाँ, पिछली सपा सरकार पर कई और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जैसे ये कि बीएसपी सरकार ने बहुजन समाज के जिन महापुरुषों के सम्मान में नए जिले बनाए थे, विश्वविद्यालय बनाए, अस्पताल वगैरह, हाँ, सपा सरकार ने उनके नाम बदल दिए। ये एक भावनात्मक मुद्दा है जिसे पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है। नाम बदलना, हाँ, ये अक्सर होता है राजनीति में। और जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी कहा गया है। आरोप है कि सपा सरकार ने बीएसपी की शुरू की कई योजनाएं, खासकर जिनमें आरक्षण का प्रावधान था, जी, उन्हें जानबूझकर निष्क्रिय और निष्प्रभावी बना दिया, मतलब काम नहीं करने दिया। तो ये सीधे तौर पर सपा को बहुजन विरोधी दिखाने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल। विज्ञप्ति में 2 जून 1995 के स्टेट गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र है। ये क्या मामला था और इसका यहाँ क्या महत्व है? देखिए, ये गेस्ट हाउस कांड यूपी की राजनीति का एक बहुत कह सकते हैं काला अध्याय माना जाता है। संक्षिप्त में ये वो घटना थी जब सपा बसपा गठबंधन टूटा था और कथित तौर पर सपा के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उस समय मायावती जी पर हमला किया था जहां वो रुकी हुई थी। अच्छा, ये घटना दोनों पार्टियों के बीच बहुत जबरदस्त कड़वाहट का कारण बनी। तो विज्ञप्ति में इसका जिक्र क्यों? इसका हवाला देकर कहा गया है कि अगर सपा ने बीएसपी की जो पहल थी दलितों और पिछड़ों को जोड़ने की, उसे निशाना ना बनाया होता, तो उनका नाम इतिहास के इन काले पन्नों में दर्ज होने से बच सकता था। और सपा ने इस पर कभी पछतावा नहीं किया। इसे राजनीतिक द्वेष, छलावा व बेईमानी कहा गया है। तो इस पुरानी कड़वी घटना को याद दिलाकर बीएसपी क्या हासिल करना चाहती है? अब माल करके आज की राजनीतिक लड़ाई को तेज करने की कोशिश है। समझ गए। सपा पर इतने आरोपों के बाद विज्ञप्ति बीएसपी की अपनी राजनीतिक शैली के बारे में क्या कहती है? वो खुद को कैसे पेश करती है? वो अपनी राजनीति को बिल्कुल इसके उलट बताती है। कैसे? कहा गया है कि बीएसपी सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद जैसे हथकंडे नहीं अपनाती या किसी से अंदरूनी मिलीभगत नहीं करती। तो फिर कैसे करती है? उनकी राजनीति एक खुली किताब की तरह है, पूरे तौर से पाक साफ। खुली किताब? हाँ, उन्हें नीले आसमान के नीचे खुलकर समर्थन या विरोध करने वाली सीधी राजनीति पसंद है। और ये सब किस लिए? सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर। यह दावा है। यहाँ 2 शब्द फिर से ध्यान खींच रहे हैं। एक तरफ बहुजन समाज का जिक्र था पहले, जी, जिसमें खास वंचित समूह है, जी। और अब सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय, यानी सबके हित की बात। क्या ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं? कोई विरोधाभास तो नहीं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बीएसपी की राजनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए, बहुजन समाज, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, ये पार्टी का मूल आधार है, उनका कोर है। ठीक है। पार्टी का मुख्य लक्ष्य इन्हीं वर्गों का उत्थान, उनका सशक्तिकरण है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधता वाले राज्य में सिर्फ बहुजन के सहारे शायद पूर्ण बहुमत पाना मुश्किल हो। हाँ, ये तो है। इसलिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका हित सबका सुख का नारा ये शायद ऊंची जातियों सहित समाज के बाकी वर्गों को भी जोड़ने की एक कोशिश है। अच्छा, मतलब दायरा बढ़ाने की कोशिश। हाँ, ऐसा लगता है कि पार्टी सर्वजन के एक बड़े फ्रेमवर्क के अंदर बहुजन कल्याण के अपने मुख्य एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन क्या ये संतुलन बन पाता है? ये संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती रही है उनके लिए। क्या वो अपने मूल आधार को नाराज किए बिना अपना सामाजिक दायरा बढ़ा सकते हैं? ये सवाल हमेशा रहता है और विज्ञप्ति में दोनों ही नारों का इस्तेमाल शायद इसी संतुलन को साधने की कोशिश दिखाता है। ये वाकई एक जटिल संतुलन साधने जैसा है। अच्छा, अब विज्ञप्ति के अंत की तरफ आते हैं। इसमें पार्टी पदाधिकारियों की कोई बैठक का भी जिक्र है? हाँ, बताया गया है कि एक बैठक हुई, उसमें पार्टी पदाधिकारियों ने बहन मायावती जी को भरोसा दिलाया है। क्या भरोसा? कि वो उनके जो संदेश हैं उन्हें गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। और सबसे जरूरी बात क्या? कि वो यूपी विधानसभा मिशन 2027 के तहत पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए पूरे जी-जान से काम करेंगे। मिशन 2027, तो लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हाँ, लक्ष्य साफ है और इसमें बहन जी ने उनका धन्यवाद भी किया। इसमें यह भी लिखा है कि बैठक में उत्तराखंड के पार्टी पदाधिकारी भी थे और उन्हें भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड का जिक्र क्यों? क्या ये सिर्फ इसलिए कि पड़ोसी राज्य है या पार्टी की कोई बड़ी महत्वाकांक्षा का संकेत है? ये दोनों हो सकता है।
उत्तराखंड का यूपी से पुराना नाता रहा है। हाँ। और वहां भी दलित आबादी है, जहां बीएसपी की कुछ उपस्थिति है। इसका जिक्र शायद ये दिखाने के लिए हो कि पार्टी सिर्फ यूपी तक ही नहीं सोच रहे, बल्कि आसपास के राज्यों पर भी उसकी नजर है। भले ही मुख्य फोकस अभी पूरी तरह यूपी चुनाव पर ही क्यों ना हो। तो अगर इस पूरी विज्ञप्ति को हम समेटें तो इसके मुख्य बिंदु क्या निकलते हैं? क्या टेक अवेज हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये विज्ञप्ति कई काम एक साथ कर रही है। जैसे? पहला, कांशीराम जी की विरासत को याद करके पार्टी कैडर में जोश भरना। ठीक है। दूसरा, 2027 के यूपी चुनावों को अपना बिल्कुल साफ लक्ष्य घोषित करना और उसके लिए तन मन धन से जुटने का आह्वान करना। तीसरा, अपनी अंबेडकरवादी विचारधारा और बहुजन कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना, लेकिन साथ ही सर्वजन का नारा भी देना। हाँ, वो संतुलन। चौथा, खुद को पूंजीवादी और जातिवादी पार्टियों से, खासकर सपा से अलग और बेहतर विकल्प के तौर पर पेश करना। जी। पांचवां, अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करना और उन्हें विरोधियों की साजिश बताना। और छठा, संगठनात्मक तैयारी और कार्यकर्ताओं के समर्पण पर बहुत जोर देना। तो कुल मिला के ये सिर्फ एक प्रेस नोट नहीं है, ये तो भविष्य की रणनीति का एक पूरा खाका लग रहा है। हाँ, जिसमें अतीत की नींव है, वर्तमान की चुनौतियां हैं और भविष्य का लक्ष्य भी है। सब कुछ है इसमें। कुल ये एक मल्टीपर्पज कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट है। ये समर्थकों को दिशा दे रहा है, विरोधियों पर निशाना साध रहा है, अपनी विचारधारा साफ कर रहा है और आने वाले चुनावों के लिए पार्टी को मोबिलाइज कर रहा है। इसमें अतीत का स्मरण है, कांशीराम, वर्तमान का संघर्ष है, आलोचनाएं, फंडिंग, सपा से प्रतिद्वंदिता और भविष्य की महत्वाकांक्षा है, यूपी 2027 में मास्टर चाबी हासिल करना। और ये सब कुछ बहुजन सशक्तिकरण और सर्वजन हिताय के एक खास वैचारिक फ्रेमवर्क में बुना गया है। जी, बिल्कुल सही। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। जरूर। ये विज्ञप्ति बीएसपी की खुली किताब वाली राजनीति पर बहुत जोर देती है। कहती है कि वो साम दाम दंड भेद से परे हैं। हाँ, ये दावा तो है। लेकिन आज की जो राजनीति की हकीकत है, उसमें रणनीतिक गठबंधन होते हैं, पर्दे के पीछे बातचीत होती है, संसाधनों का बड़ा खेल होता है। जी हाँ। क्या उसमें कोई पार्टी वाकई पूरी तरह से ऐसी पारदर्शिता और सीधेपन के साथ काम करते हुए राजनीतिक सत्ता की वो मास्टर चाबी हासिल कर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये एक आदर्शवादी दावा ज्यादा है या एक व्यवहारिक रणनीति का हिस्सा है जिसे वो शायद अलग तरह से देखते हों? इस पर विचार करने के लिए काफी कुछ है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।